बैचेस 2 बनाए थे मेरे लिए। लेट नवंबर में आया था, उस वक्त तक स्टूडेंट्स तैयार होकर जा चुके थे, और लेकिन फिर कॉल किया और 2 स्पेशल बैचेस बनाए मेरी मौजूदगी की वजह से कि चलें कुछ इनको पॉलिश करें। तो आर्गुमेंटेटिव ऐसे तो इन्होंने मेथड अच्छा सीख लिया और उसकी वजह से नंबर तो इसके अच्छे आ गए, लेकिन जाहिर है कि मैं उनको पूरा कोर्स नहीं था पढ़ा सका, जिस वजह से उनको थीसिस स्टेटमेंट नहीं पढ़ाई हुई, उनको बाकी चीजें नहीं पढ़ाई हुई। तो ये नजर आ रहा है कि ये स्टूडेंट मुझसे थीसिस स्टेटमेंट नहीं सीखा हुआ, ऑल्दो इसने नंबर उसमें ले लिए हुए हैं, लेकिन शायद थीसिस स्टेटमेंट बेहतर होती तो इससे भी ज्यादा नंबर होते जितने 54 इसने लिए हुए हैं ऑलरेडी। तो ये वो चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं कि इसको जो है वो अवॉइड करना है इस किस्म के सेंटेंसेस को, क्योंकि इतना लंबा, और एनीबॉडी विद लेसर ग्रामेटिकल स्किल्स वुड डेफिनेटली स्पॉइल द होल थिंग। इसकी कोई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्लॉजेस हैं इसकी, 10 पार्ट्स हैं इस सेंटेंस के। सो ये मैं आपको हाउ नॉट टू राइट द थीसिस स्टेटमेंट, ये उसकी मिसाल दे रहा हूं। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इसको एक्चुअली करना कैसे होता है, इसके लिए जो है वो मेथड इसका ये है कि थीसिस स्टेटमेंट के अंदर हमने हमेशा 3 सेंटेंसेस में लिखे और उसको, ये इसकी टेम्पलेट है, टेम्पलेट जो है वो इसको फॉलो करें प्रॉपरली। थीसिस स्टेटमेंट ऑलवेज आंसर्स व्हाट, व्हाई एंड हाउ ऑफ द टॉपिक। ये इसने पार्ट्स तीनों लिखे हुए हैं, लेकिन गलती ये की हुई है कि सारे एक ही सेंटेंस में ठोक दिए सारे। टेम्पलेट फॉर सेंटेंस 1 में क्या होता है, व्हाट ऑफ द टॉपिक, यानी एड्रेस द टॉपिक। सबसे पहले ये बताएं कि ये टॉपिक है क्या, टॉपिक किस चीज के बारे में है और इसने कैसे जो है वो चलना है, आपको टॉपिक की क्या समझ आई है, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। दूसरा जो है व्हाई ऑफ द इशू, यानी कॉज ऑफ द इशू, के इसको इशू को हम व्हाई आर वी राइटिंग दिस एसे। अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेज है, जो चीज आपको समझने वाली है इसके अंदर, कि व्हाई आर वी राइटिंग दिस एसे। ये क्वेश्चन मैं अक्सर पूछता हूं, जिससे स्टूडेंट्स काफी चिढ़ते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो शख्स इस चीज को पा जाता है, अल्टीमेटली वही सही थीसिस स्टेटमेंट भी लिखता है, और आगे चल के क्रंच पैराग्राफ जो आपका होगा वो भी इसी चीज पे बेस्ड है कि इस ऐसे इस टॉपिक की अहमियत क्या है। ये वही चीज है बिल्कुल जो जब आप रिसर्च लिखते थे तो उसके अंदर हमारे चैप्टर 1 में एक चीज आती है, सिग्निफिकेंस ऑफ द रिसर्च, सिग्निफिकेंस ऑफ द इशू, कि ये रिसर्च की क्यों जा रही है। तो सिग्निफिकेंस से फिर जो है वो गैप निकलता है कि हम रिसर्च क्यों कर रहे हैं। और यहाँ पे भी थीसिस स्टेटमेंट के अंदर भी यही वो चीज है जो आइडियली अगर आप एग्जामिनर को बताने में कामयाब हो जाएं तो बहुत अच्छा इसका इंप्रेशन है कि ऐसे हमारी लिखने का ये कॉज क्या थी, हम इसको रीजन क्या है, यानी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है। अपने पास जरा नोट कर लें, इंपॉर्टेंस ऑफ द इशू या कॉज ऑफ द इशू। और उसके बाद इसका सेंटेंस नंबर 3 जो है वो चलता है हाउ टू रिजॉल्व द सिचुएशन, वे फॉरवर्ड क्या है। तो इसको अब मैंने साथ क्लॉजेस भी लिख दी हुई हैं, पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस के, एड्रेस द टॉपिक सिंगल क्लॉज में एक सेंटेंस, सेंटेंस 2 जो है वो अब 2 क्लॉजेस ज्यादा से ज्यादा, और सेंटेंस 3 जो है वो भी मैक्सिमम आप 3 क्लॉजेस कर लें, उससे ज्यादा जो है वो नहीं। और इसकी आइडियल लेंथ जो है वो 35 to 45 वर्ड्स है, इसको इससे ज्यादा लेंथी जो है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है। और थीसिस स्टेटमेंट के बारे में एक और जो मिसकंसेप्शन पाई जाती है वो इसकी, इट हैज टू बी रिटन इन द आउटलाइन एज वेल एज इन द इंट्रोडक्शन। वो अक्सर लोग इस चीज पे कंफ्यूज होते हैं कि इसको लिखना कहाँ पे है। तो बाज कहते हैं कि जी इंट्रोडक्शन में लिखें, बाज कहते हैं आउटलाइन में लिखें, बाज कहते हैं आउटलाइन में ना लिखें, अवॉइड करें, ये है वो है। लेट्स सेटल थिंग्स वंस एंड फॉर ऑल कि इसको दोनों जगह पे लिखना होता है।
उसकी वजह ये कि बाद लोग समझते हैं कि आउटलाइन में जो चीजें लिखी हैं वो इंट्रोडक्शन में नहीं लिखनी चाहिए क्योंकि वो रेपिटेशन हो जाती है। भाई रेपिटेशन नहीं है, आउटलाइन जो है वो बेसिकली एक सेपरेट चीज है। और इसका प्रूफ मैं यूं देता हूं कि आप जब कोई भी किताब देखते हैं तो किताब के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट्स होता है ना, कि इसके अंदर ये चैप्टर है, इसके अंदर ये हेडिंग है, ये सब हेडिंग, ये हेडिंग, ये हेडिंग, सारा कुछ टेबल ऑफ कंटेंट्स में दिया होता है ना। तो फिर अंदर जब किताब में उसकी हेडिंग क्यों दी जाती है चैप्टर की, या उसकी सब हेडिंग जो है वो आउटलाइन में भी, बाहर भी वो टेबल ऑफ कंटेंट्स में भी लिखी हुई है, तो फिर अंदर जो है वो क्यों लिखी जाती है? तो बेसिकली हमारा जो आउटलाइन होती है वो एक तरह से टेबल ऑफ कंटेंट्स है, और उसको जो है वो एक अलग चीज है, और ऐसे एक अलग चीज है। सो इसको आउटलाइन में भी लिखना है, कहां पे? इंट्रोडक्शन की हेडिंग के अंदर, और वहां पे ये ख्याल रखना है कि एज अ सब हेडिंग थीसिस स्टेटमेंट इज नॉट नंबर्ड इन द आउटलाइन। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आपको उस दिन एग्जांपल दिखाई थी उसकी ऐसे डिस्कशन फोरम में से थीसिस स्टेटमेंट की, टेलीग्राम पे जो है। अच्छा चलिए, ये जो चीज मैं आपको दिखा रहा हूं ना, ये इस वक्त स्क्रीन पे जरा दोबारा देख लें कि ये क्या चीज है। थीसिस स्टेटमेंट हैज टू बी रिटन इन द आउटलाइन एज वेल एज इन द इंट्रोडक्शन। तो मैं सिर्फ आपको इस वक्त दिखाऊंगा कि आउटलाइन में अगर इसको लिखा जाता है तो कैसे लिखा जाता है। ये वो वाली क्लास है मेरा ख्याल है जिसने डीपी चेंज करवाई थी मुझसे, उसके ऊपर जूम पे, हाँ ये वो वाली क्लास है। ठीक है ठीक है ठीक है, और अभी भी नजर नहीं आती, पता नहीं क्या मसला, कभी आ जाती है कभी नहीं आती। ओके, ऐसे डिस्कशन फोरम में हम जाते हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ। शेयर स्क्रीन, एडवांस्ड पोर्शन ऑफ द स्क्रीन। ओके, अब ये ऐसे डिस्कशन फोरम आप जानते हैं, आप यू आर मे बी अ पार्ट ऑफ इट ऑल्सो, और इसके अंदर कहीं पे भी आप कोई सी आउटलाइन उठा के देख लें। ये डिस्कशन है, ये आउटलाइन है। अब ये आउटलाइन जब आई है तो इसके अंदर देख लें, आउटलाइन के अंदर पहली हेडिंग जो है वो इंट्रोडक्शन की, और उसके बाद थीसिस स्टेटमेंट की, और उसके बाद यहाँ पे थीसिस स्टेटमेंट लिखी हुई है पूरी। इस तरीके से इसको लिखते हैं आउटलाइन में, इंट्रोडक्शन की हेडिंग के नीचे। बाज टीचर सिखाते हैं कि थीसिस स्टेटमेंट ऐसे आउटलाइन से के ऊपर लिख दो, बाहर लिख दो, यानी शुरू में थीसिस स्टेटमेंट लिखो, उसके बाद आउटलाइन लिखो। मुझे उसकी तुक कभी समझ नहीं आई एज एन एग्जामिनर भी, और हम हमेशा उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं कि ये क्या चीज है। अगर ये ऐसे का हिस्सा है तो फिर ये उसके नीचे आए ना, ये अलग से क्यों लिखी गई है, और उसके बाद फिर आउटलाइन चलती है। सेम इज द केस विद द रेस्ट ऑफ द, ये एक आउटलाइन है, और इसमें भी इसी तरीके से शुरू में नंबर 1 इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद थीसिस स्टेटमेंट की हेडिंग दी, सब हेडिंग दी, और उसको नंबर नहीं देना, और उसके बाद ये सारी थीसिस स्टेटमेंट लिखी हुई है, और फिर बाकी की आउटलाइन जो है वो। ठीक है स्टूडेंट्स, सब समझ आ गई इसको कहाँ लिखना है आउटलाइन में? चलिए समझ आ गई। सर ऐसे के अंडर इंट्रोडक्शन के बाद भी लिखना है, क्या मतलब मरियम बाबा बतूल? सर ऐसे के अंदर इंट्रोडक्शन के बाद भी लिखना है, क्या मतलब? भाई पहली दफा ही दिखाई है कि पहली दफा यहाँ पे लिखनी है। जब ऐसे स्टार्ट करेंगे अभी हमने वो पढ़ना है आगे चल के, वो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ जब पढ़ेंगे
मरियम बतूल और अफीफा, जब इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में सिखाऊंगा ना, पढ़ाऊंगा ना, तो उस वक्त फिर वहां पे दिखाऊंगा कि थीसिस स्टेटमेंट कहाँ पे आती है। ठीक है, फिलहाल हम आउटलाइन को पूरा कर रहे हैं, तो उसमें तो सीख लेना कि थीसिस स्टेटमेंट कहाँ पे लगती है। तो हम ये सीख रहे थे बेसिकली कि आउटलाइन में कहाँ पे लिखनी होती है, इंट्रोडक्शन पे हम बाद में सीखेंगे। अच्छा, अब इंट्रोडक्शन पैराग्राफ के अंदर एक चीज जरा थोड़ी ये देख लें कि इंट्रोडक्शन का नंबर 1 हेडिंग दी हुई है, तो उसके बाद थीसिस स्टेटमेंट को नंबर कोई नहीं देना। ओके, बस ये सारी डिटेल्स हैं इसकी थीसिस स्टेटमेंट की। और अब हम इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कौन सी हमारे पास थीसिस स्टेटमेंट की एग्जांपल्स जो हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है, अब हमारे पास टॉपिक है बूस्टिंग एग्रीकल्चर एंड इट्स इफेक्ट ऑन पाकिस्तान इकोनॉमी। अब टॉपिक को जरा एक दफा देख लें, बूस्टिंग एग्रीकल्चर। अगर हम स्टूडेंट्स मुझे जरा बताइएगा कि बूस्ट किस चीज को किया जाता है? नहीं, बूस्ट किस चीज को करते हैं? जो वीक हो, जो पहले क्राइसिस में हो, जिसमें किसी चीज की कमी हो और सारा कुछ डिक्लाइनिंग ट्रेंड। नहीं, जो ना मुशर्रफा, बूस्ट उस चीज को करते हैं जो कमजोर हो। जैसे पाकिस्तान में एग्रीकल्चर इस वक्त जो है वो वीक है। एग्रीकल्चर वीक है, और जैसे पहला सेंटेंस इसका कह रहा है, इसलिए टॉपिक को समझना पहले जरूरी है ना। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बट इन वीक कंडीशन। चलो जी, वसीम खान ने बात खत्म कर दी। ओके, बिल्कुल ठीक है। तो इसकी तीसरी स्टेटमेंट देखें कैसे बना, कि पहली बात हम समझ लें कि ये है क्या, ये लैक कर रही हो। एग्रीकल्चर डिक्लाइन इन पाकिस्तान इज ड्यू टू द लैक ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। पहली बात यह है कि व्हाट इज द टॉपिक, ये जरा साथ ये भी बता दिया गया है कि क्यों है एग्रीकल्चर डिक्लाइन। पहली बात तो ये है, जो चीज एस्टेब्लिश होती है वो ये है कि पाकिस्तान में एग्रीकल्चर जो है वो डिक्लाइन पे है, इज ड्यू टू द लैक ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। सेल्फ ट्रेन्ड एंड सेमी स्किल्ड फार्मर्स आर अनएबल टू गेट मैक्सिमम यील्ड फ्रॉम द फर्टाइल लैंड्स ऑफ द कंट्री। सेल्फ ट्रेन्ड, एंड हम ये नहीं कह रहे कि यहाँ हमारे जो फार्मर्स हैं वो ट्रेन नहीं है, लेकिन ट्रेन तो है, लेकिन वो सेल्फ ट्रेन्ड है। और ये भी नहीं कि वो स्किल्ड नहीं है, वो सेमी स्किल्ड फार्मर्स हैं। आर अनएबल टू गेट मैक्सिमम यील्ड फ्रॉम द फर्टाइल लैंड्स ऑफ द कंट्री। वो पाकिस्तान की जो फर्टाइल लैंड्स हैं
लैंड मतलब बहुत फर्टाइल है, लेकिन मैक्सिमम यील्ड वो लेने के काबिल नहीं है। तो यानी हमने ये कसूरवार किसको ठहराया है कि बेसिकली एग्रीकल्चर डिक्लाइन पाकिस्तान में बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट नहीं हुई, जिसकी वजह से हम एग्रीकल्चर में लैग कर रहे हैं। रीस्किलिंग द फार्मिंग कम्युनिटी विद मॉडर्न एग्रीकल्चर मेथड्स कैन सपोर्ट पाकिस्तान इकोनॉमी। क्या समझ आई? वे फॉरवर्ड। तो ये 3 सेंटेंसेस में व्हाट इज द टॉपिक, कॉज ऑफ द इशू एंड हाउ वे फॉरवर्ड। अब इसको देख के स्टूडेंट्स एक लगता है कि ऐसे जो है वो एक उसकी पिक्चर जो है वो नजर आ रही है आप लोगों को? एक पूरा जो है वो ऐसे की एक जो है वो बिल्कुल जिस जो है क्रक्स जो है ऐसे का वो नजर आ रहा है हमें कि इसके अंदर क्या क्या कुछ होगा। वो जो पहले ही जो मैंने आपको दिखाई है वो जो थीसिस स्टेटमेंट की एग्जांपल के जी ऐसे नहीं लिखना था, लिखा उसने अच्छा हुआ है, लेकिन अगर उसके 3 सेंटेंसेस बन जाए तो दैट वुड बी अ वेरी गुड थीसिस स्टेटमेंट। ठीक है, सो ऑलवेज ब्रेक इट इनटू 3 पार्ट्स। अच्छा जी, हम एक और देखते हैं वो वाली जो आउटलाइन आपने जो टॉपिक लिखा था, हायर हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान, इल्स एंड रेमेडीज। अब इसमें हम देखते हैं कि फर्स्ट सेंटेंस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द टॉपिक अबाउट, इल्स के बारे में है। इन पाकिस्तान हायर एजुकेशन इज स्ट्रून विद सेवरल इल्स करंटली। तो इसके हमें पता है कि इसके अंदर इल्स इस वक्त बेशुमार जो है। These problems have rendered higher education ineffective to a great extent। ये वो पहचानने वाली बात है कि हम ऐसे क्यों लिख रहे हैं, प्रॉब्लम्स की जिक्र क्यों कर रहे हैं, इसलिए कि हायर एजुकेशन इनइफेक्टिव हो गई है इन प्रॉब्लम्स की वजह से। और वे फॉरवर्ड क्या है, however by applying stern preventive measures its effectiveness can be restored। अब बहुत स्पेसिफिकली लैंग्वेज यूज करनी पड़ती है इसके अंदर। हम ये नहीं कह रहे कि बाय अप्लाइंग करेक्टिव मेजर्स हायर एजुकेशन कैन बी इम्प्रूव, नहीं, हम हायर एजुकेशन इंप्रूव नहीं कर रहे, हम उसकी इफेक्टिवनेस जो खो गई है वो उसको रिस्टोर करना जो है वो जरूरत है उसकी। यस वसीम खान, व्हाट इज योर क्वेश्चन? लास्ट स्लाइड करें प्लीज। ये फर्स्ट सेंटेंस पे तुम्हें इतराज है? ये कोई क्वेश्चन टाइप कर रहा है? सर इसमें तो इफेक्ट्स का पूछा गया है, क्या वो हम एड्रेस कर रहे हैं प्रॉपर? इधर लिखा हुआ है एग्रीकल्चर को बूस्ट करने से पाकिस्तान की, ये देखो आखिर में लिखा हो वे फॉरवर्ड में। अगर इसको रीस यस एड्रेस किया गया उसको, वे फॉरवर्ड में लिखा हुआ है कि कैन सपोर्ट पाकिस्तान इकोनॉमी। बेसिकली ये वाली जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना थीसिस स्टेटमेंट, ये एक्चुअली क्यों वसीम समझ आती है कि नहीं? सेकंड पार्ट कंफ्यूज कर रहा है, क्यों उसमें क्यों क्या कंफ्यूज करने की, वही तो सबसे क्लियर है इसके अंदर। बूस्टिंग एग्रीकल्चर, इशू क्या है?
इशू ये है कि सेल्फ ट्रेन्ड एंड सेमी स्किल, मैं आपको थोड़ा सा जरा जरा डिफरेंट मैं दिखाता हूँ। एक्चुअली ये आजकल मैंने दूसरी दिखानी छोड़ दी है, इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे हैं। पहली ये है बूस्टिंग एग्रीकल्चर की इशू क्या है। द आइडेंटिटी ऑफ पाकिस्तान एज एन एग्रीकल्चर कंट्री is in jeopardy due to low agricultural output. What is the topic about? The topic is about boosting agriculture. Why? Pakistan has not fully utilized the advancements in agricultural technology, the use of which can have major positive effect on economy. अब इसके अंदर दो सेंटेंसेस में लेकिन पार्ट्स 3 हैं। सो आप दो सेंटेंसेस कर सकते हैं लेकिन 3 पार्ट होने उसके जो है वो लाजमी है। अब ये वाली ऐसे एक डिफरेंट ऐसे है, इसके अंदर जो मेन पॉइंट लिया गया है वो है टेक्नोलॉजी, कि हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी तो एग्रीकल्चर में हर जगह यूज हो रही है लेकिन सारी की सारी पुरानी टेक्नोलॉजी है। एडवांसमेंट्स ऑफ टेक्नोलॉजी जो है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी वो हमने बिल्कुल टच नहीं किए। जी फातिमा इस तरह ऐड कर सकते हैं, वो फिर आप है ना, जब आप बनाएंगे तो उस तरह लिखिएगा। तो अब ये वाली ऐसे जो है ये डिफरेंट है बनिस्बत इस ऐसे की निस्बत। इस ऐसे के अंदर जो मेन फोकस है वो एडवांसमेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के ऊपर है कि हमने मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज नहीं किया, जबकि ये वाली जो आउटलाइन है ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के ऊपर है। ये एक डिफरेंट ऐसे है, इसका मेन फोकस जो है वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, जिसके थ्रू रीस्किलिंग के थ्रू जो है वो पॉजिटिव इफेक्ट लिया जा सकता है। आप इन दोनों पॉइंट्स को इकट्ठा भी कर सकते हैं, आप ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को और टेक्नोलॉजी को इकट्ठा करके एक और मतलब उन दोनों को, लेकिन फिर एक तीसरी थीसिस स्टेटमेंट वजूद में आएगी जो कि इन दोनों से अलग होगी। उसके अंदर रीस्किलिंग की बात भी होगी और उसके अंदर जो वो चलेगा क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी की बात होगी। नहीं जुनेद, इनका कोई आपस में ताल्लुक नहीं है। ब्रेनस्टॉर्मिंग के पैराग्राफ्स रहना तो आपने ऑन ट्रैक है ना। ब्रेनस्टॉर्मिंग के पैराग्राफ्स ये कहां से ले आया चीज को? ब्रेनस्टॉर्मिंग के पैराग्राफ्स कौन से होते हैं? अच्छा, ब्रेनस्टॉर्मिंग की सब हेडिंग्स थीसिस स्टेटमेंट्स की एग्जैक्टली जाहिर है। आप थीसिस स्टेटमेंट किसके लिए लिख रहे हैं? जाहिर है वो तो आपने रेलिवेंट तो रहना है ना जो आपकी ने। और क्यों हम इस वक्त क्यों लिख रहे हैं ये माइंड मैपिंग के बाद क्यों लिखते हैं? इसलिए कि माइंड मैपिंग करने के बाद हमें उसकी सब हेडिंग से पूरी समझ आ रही होती है कि हमारा मेन एम्फेसिस किस तरफ जा रहा है। इस स्टेटमेंट बड़ी हद तक ना ऐसे का जैसे स्टीयरिंग व्हील है ना, कि स्टीयरिंग व्हील जिधर घुमाएंगे गाड़ी उधर ही जाएगी। तीसरी स्टेटमेंट जो लिखी होगी एक्चुअली ऐसे उसी तरफ होगी जाएगी। जी स्टूडेंट्स, कुछ क्लियर हो रहा है कि मजीद कंफ्यूजन फैल रही है? ये एक्चुअली जब आप लोग अपनी थीसिस स्टेटमेंट लिखेंगे ना तो फिर आपको फिर ही समझ आएगी। इस तरह आप सिर्फ इसको देख के सैंपल्स को, जो कि आइडियल सैंपल जाहिर नहीं हो सकते, और कोई ना कोई कंफ्यूजन किसी ना किसी को जो है वो रह जाए। जैसे मैं आपको उस वक्त भी जब आप आउटलाइन बना रहे थे तो उस वक्त भी कहा था कि आपकी अपनी एक फ्रीडम है, मैंने तो सिर्फ रास्ता दिखाना है, मैंने ये नहीं कहना कि ये आइडियल ऐसे मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आइडियल ऐसे आप लिखेंगे। सर ब्रेनस्टॉर्मिंग तो आउटलाइन बनाने के टाइम करना है ना, तो थीसिस स्टेटमेंट भी ब्रेनस्टॉर्मिंग के टाइमिंग करना होगा। भाई मैं बड़ा क्लियरली आपको ये चीज समझा चुका हूं। ये फातिमा जरा ये पढ़ो हाँ जरा, साथ ऐनक भी पड़ी हुई है, अगर जरूरत पड़े तो ऐनक लगा के पढ़ लो।
अब बताओ फातिमा, किस स्टेज पे थीसिस स्टेटमेंट बनानी है? ना ब्रेनस्टॉर्मिंग में, माइंड मैपिंग के बाद। ये देखें ना, मुझे आप ये बताएं, अगर हम ब्रेनस्टॉर्मिंग की स्टेज पे थीसिस स्टेटमेंट बनाएं तो ये आपके सामने ये ब्रेनस्टॉर्मिंग है फातिमा, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग है सारी। इसमें से मुझे बताओ स्टेटमेंट कैसे बनेगी? ये तो इतने पॉइंट्स हैं, इतने पॉइंट, और मुमकिन है इसमें से जो पॉइंट लेके आप थीसिस स्टेटमेंट बनाएं, बाद में आप ऐसे में उसको सिलेक्ट ही ना करें। तो इससे तो थीसिस स्टेटमेंट नहीं बन सकती। However, 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 ये देखो, अब जब आपने पॉइंट सिलेक्ट कर लिया, आपने ये बना ली, तो अब पता चल रहा है ना कि ये ऐसे के अंदर क्या चीजें डिस्कस होंगी, और खास तौर पे जब इस पे जी पेस्ट अप्लाई कर लिया तो आप समझ आती है ना कि इसके ऊपर क्या चीज, ये कैसे आएगा। अब थीसिस स्टेटमेंट बनेगी। ये जब कर लेंगे तो अब आपको पता चल रहा है कि मेरे पॉइंट्स क्या क्या आ रहे हैं। इसलिए जब ये आप आउटलाइन बना लेना, ये वाली रफ आउटलाइन बन गई है, इसके ऊपर जी पेस्ट अप्लाई करके इसको सीधा कर लें, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरी एसे में क्या कुछ है, और जो कुछ है मेरी एसे में अब उसको 3 सेंटेंसेस में बयान कर दें। ये इसका मेथड। ठीक है स्टूडेंट्स, काफी डिटेल से मैंने जो है समझा दी है, बाकी पब्लिक जो है वो इतनी देर में। अब एक और आउटलाइन देख लेते हैं। ये फॉर एग्जाम्पल one of my most favorite topics. Are external threats more dangerous for Pakistan or internal? इस तरह का टॉपिक है ये। और तेरा बेड़ा तर्ज है जुनेद। एक छठी क्लास के बच्चे को भी बुलाऊं ना मैं, तो वो भी कहेगा ये आर्गुमेंट, इसलिए कि और लगा हुआ और इन्वर्टेड और क्वेश्चन लगेगा। हाय, कभी आपको ये सारी चीजें स्कूल कॉलेज टाइम पे अगर सिखा दी जाएं तो कितनी जबरदस्त, लेकिन सिखाए कौन, वो टीचर कहां से आएंगे इस तरह के। अच्छा जी, सो नाउ द क्वेश्चन इज कि फर्स्ट ऑफ ऑल, जो अब ये आर्गुमेंटेटिव है, लेकिन जो पहला टॉपिक, पहला सेंटेंस है, उसके अंदर हमने ये नहीं कहना कि हम साइड नहीं लेंगे, पहले एक्सप्लेन करेंगे दोनों को। A nation state needs protection against both external and internal threats for its sustainability. दोनों से थ्रेट्स जो है, दोनों थ्रेट्स हैं, दोनों से बचना जरूरी है। सेकंड सेंटेंस में हम स्टांस लेते हैं, however the internals have the potential to devour it from within. इंटरनल थ्रेट्स के अंदर ये पोटेंशियल मौजूद है कि वो अंदर ही अंदर जो है वो उसको, किसी मुल्क को जो है वो खा जाए। That is why Pakistan is facing various external threats too, but minimizing the internal ones can help overcome the national perils. नेशनल लेवल की जो रिस्क्स हैं उनको ओवरकम करना जो है वो आसान हो सकता है।
अगर हम इंटरनल को कर लें तो एक्सटर्नल को भी ओवरकम किया जा सकता है। क्यों जी, इसमें हमें वे फॉरवर्ड है पूरी तरीके से। मैं आपको एक और जो है आर्गुमेंटेटिव के ऊपर एक दिखा देता हूं थीसिस स्टेटमेंट का सैंपल, जिससे आपको ये चीजें फर्दर जो है वो क्लियर हो जाएंगी। It means we are more inclined toward internal threats as more dangerous. Yes, stance है ना मेरा, इसके अंदर stance clear है। अब ये फॉर एग्जांपल आर्गुमेंटेटिव है, ये expanding information technology a blessing or तो क्या है ब्लेसिंग है ये। पहले थीसिस स्टेटमेंट के अंदर पहला सेंटेंस दोनों को डिफाइन करना है। Spread of information technology has created both negative impacts in the modern world. बस, despite some significant negative effects, expanding information technology is more of a blessing due to the vast array of benefits that it has provided to mankind. So मेरा स्टांस बड़ा क्लियर है। ठीक है, हम मानते हैं कि नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, लेकिन ये ज्यादा ब्लेसिंग है इसलिए कि इसके अंदर जितने इसने बेनिफिट्स इंसानियत को पहुंचाए हैं। By utilizing checks and controls, its negative effects can also be minimized. So अगर इसको checks and controls को कंट्रोल किया जाए तो नेगेटिव इफेक्ट्स को भी तो वे फॉरवर्ड जो है वो भी दे दिया। ये जब हम पढ़ेंगे आर्गुमेंटेटिव ऐसे तो उस वक्त आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो अब थीसिस स्टेटमेंट की समझ आ रही है ना, इसके अंदर हर चीज लिखी हुई है तकरीबन पूरी ऐसे ही नजर आ रही है। ये अब नहीं हम बता रहे कि जी ब्लेसिंग को हमने किन पॉइंट्स के थ्रू प्रूव करना है। बाद लोग वो पॉइंट्स भी थीसिस स्टेटमेंट के अंदर घुसाने की कोशिश करते हैं कि इसकी कम्युनिकेशन और इसकी ईज ऑफ एक्सेस और इसकी जो ये है और वो भी सारा भी डालने की कोशिश करते हैं। नहीं, जरा थोड़ा सा लाइट रखें, जरा इसको लाइट नहीं प्रिसाइज रखें, कंसाइज रखें। मेंशन सारा कुछ ही करना है लेकिन तरीके से। Going back to my main file, ये एक टॉपिक था 2018 का जिसने आपको काफी परेशान किया था। जब आप शुरू में पहले लेक्चर के बाद दूसरे लेक्चर में जब आप बना रहे थे टाइप्स ऑफ एसेस पहचान रहे थे तो इसने काफी तंग किया था। बाद लोगों ने इसको एक्सपोजिटरी लिखा हुआ था और बाद ने इसको आर्गुमेंटेटिव जो था वो लिखा हुआ था। थीसिस स्टेटमेंट ऐसे बनती है इसकी कि इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स आर ऑफन व्हाट इज द टॉपिक रियल डेवलपमेंट शुड ट्रांसफॉर्म पीपल्स लाइव्स नॉट जस्ट इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स। यानी इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स आर often falsely shown as indicators of real development in a country. ये इशू ये है, falsely shown, यानी इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स को दिखाया तो जाता है लेकिन झूठा गलत पेश किया जाता है। However, they are mostly used as a mask to hide the ugly reality of actual development which they fail to bring about. चूंकि इन इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स से या गवर्नमेंट से जो एक्चुअल जो डेवलपमेंट नहीं हो पाती तो उसकी वो जो अगली रियलिटी है उसको छुपाने के लिए फिर इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स। साफ पता है कि मुल्क के अंदर हालात खराब हैं, बुरे हालात हैं, लेकिन इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स लगा के दिखा के यूं शो किया जाता है कि जैसे मुल्क में बड़ी तरक्की हो रही है। Improving people's lives should be the ultimate goal as prime achievement of any government. तो ये
नहीं काम होना चाहिए कि सिर्फ इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स दिखाते रहें। अल्टीमेटली लोगों की जिंदगी जो है उसको, ये आर्गुमेंटेटिव ऐसे है, मुझे मेरा नहीं ख्याल कि ये जो है वो इसको एक्सपोजिटरी के तौर पे किया जा सकता है। क्योंकि जब आप एक्सपोजिटरी में भी इसको करने की कोशिश करेंगे, फिर भी आप देखेंगे कि आपको बताना पड़ेगा कि इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स क्यों शो किए जाते हैं, जबकि असली उनका काम जो है वो रियल डेवलपमेंट का होना चाहिए, पीपल्स लाइव्स का। तो इसके साथ फिर आपको अल्टीमेटली इट कैन नॉट बी एन एक्सपोजिटरी ऐसे, अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू बी एन आर्गुमेंटेटिव ऐसे। जी स्टूडेंट्स, कोई करनी है बात इसके ऊपर कि ये आर्गुमेंटेटिव है? आई नो यू आर वेटिंग फॉर द ब्रेक के नमाज की जो है वो, और मेरी जो बैटरी है जाती उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि मैं शायद ब्रेक के बाद वापस ना आ सकूं। बुखार भी तेज है और गला काफी ज्यादा जो है वो खराब हो चुका है। एक बस हम और कर लेते हैं और बस उसके बाद यूनिफॉर्मिटी ऑफ स्कूल करिकुलम। ये मुझे अफसोस हो रहा है, बैच 27 के दो क्लासेस जो है वो खराब हुई हैं। एक परसों वाली क्लास भी जो थी वो बिजली की वजह से खराब हुआ, और आज जो है वो तबीयत खराब है। डॉक्टर प्लीज रिकमेंड हिम सम प्रिकॉशंस। नहीं, प्रिकॉशंस मेरी जो है वो गलती हुई है। मैं लाहौर बस कल ट्रेवल करते हुए ठंडी बोतल एक पी बैठा हूँ, उसने मुझे तंग किया। मैं नहीं पीता कोई ठंडा, आइसक्रीम खा लेता हूँ, उससे ठीक रहता हूँ, लेकिन बोतल तंग करती है। चलो बच्चों, ये वाली पढ़ लें, फिर उसके बाद खत्म करते हैं। मिस अबीर जो है वो बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेटर है, और ये इसको जब बताएं ना कि हम ठीक नहीं हैं, तो ये फिर कह देती है कि सर नहीं, आप छुट्टी कर लें। कल भी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो इसने यही कहा था। क्यों अबीर, सुन रही हो कि नहीं? बहुत अच्छी कोऑर्डिनेटर है ना स्टूडेंट्स? वेरी गुड कोऑर्डिनेटर। अभी से आवाज आ रही है तुम्हें? नहीं, मेरा हाल ये सुन नहीं रही। बहुत एक्सपीरियंस्ड और बड़ा जेंटल करेक्टर है नोआ का। सही। अभी फिर जो नहीं, वही वही उसी तक बात ना पहुंचे जिस तक बात पहुंचानी हो। बच्चे भी खुश होते हैं छुट्टी, चलो ठीक है। मैं क्या, इन्होंने कहना है सर की क्लासें ठीक नहीं जा रही, इन्होंने शिकायत लगा दे। नहीं सानिया, मैं नहीं आपकी बात मानता कि बच्चे भी खुश होते हैं छुट्टी करके। इन्होंने बीच में शिकायत किसी ना किसी ने बीच में जरूर लगानी है। अच्छा, मैं जरा पहले जरा ये वाली कर लूं, क्योंकि ये जो है वो जरा पेचीदा किस्म की है थीसिस स्टेटमेंट। यूनिफॉर्मिटी ऑफ स्कूल करिकुलम, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस फॉर पाकिस्तान। है क्या टॉपिक? Uniformity of the school curriculum is a significant step towards an egalitarian education system in Pakistan. अब सही बताऊं तो ये भी एक स्टूडेंट की बनाई हुई थीसिस स्टेटमेंट है, इसकी लैंग्वेज से आपको पता चल जाएगा। अच्छा, है क्या टॉपिक? बेसिकली व्हाई, व्हाट इज द इट ऑगर्स प्रोस्पेक्ट्स ऑफ curtailing inequalities in the prevalent apartheidic education system. आपको पता चल गया ना वोकैबुलरी से कि ये मेरी वोकैबुलरी नहीं है, ठीक है? 3 वर्ड्स इसके अंदर, एगैलिटेरियन, ऑगर्स और अपार्थाइडिक, ऐसे वर्ड्स हैं जो कि मेरे वर्ड्स नहीं है। जी अनिला, इंशाल्लाह। अच्छा, और वे फॉरवर्ड इसका ये बनाया हुआ है कि हाउ एवर इट फेसेस वेरियस पॉलिटिकल एंड सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस व्हिच नीड ड्यू डिलिजेंस फॉर रिजॉल्विंग देम। नहीं, मैं इसके इशदाद नासिर, मैंने इसलिए इसको एक्सेप्ट कर लिया। मैं ये नहीं कह रहा कि इसके अंदर कोई बुरी बात है, इट्स अ गुड थीसिस स्टेटमेंट। एंड मुमकिन है कि उसके अपना जो वोकैबुलरी हो उस स्टूडेंट की, उसमें ये वर्ड्स आम वो यूज करता हो।
ठीक है ना, मे बी एगैलिटेरियन जैसे को बहुत मुश्किल लफ्ज नहीं है, या अपार्थाइडिक या इस तरह का ये सारा कुछ। सिर्फ आपको मैं ये दिखा रहा हूँ कि आपको पता है कि मेरी वोकैबुलरी में इस तरह के वर्ड्स नहीं आते, क्योंकि आम स्टूडेंट्स को शायद ऑगर्स की समझ नहीं आती, तो मैं फिर बड़ा क्लियर रहने के लिए मोस्टली मैं इस तरह की वोकैबुलरी यूज करता हूँ जिसमें कि वो सबको समझ आ जाए। वैसे भी मुश्किल वर्ड्स हमसे लिखे ही जाते। बस बच्चों मेरा हाल है, लेट्स कॉल इट अ डे। ठीक है, हाँ फातिमा नहीं आई हूँ ना समझ वर्ड्स की, कोई बात नहीं बेटा। अच्छा भाई बंद करते हैं, खुदा हाफिज। ये स्लाइड भी आपको भेजनी है।